नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेंक्सप्लोर में। नंबर 9, उपहार में पैसा दें। क्या आप जानते हैं कि आप लोगों को चीजें उपहार में दे सकते हैं और यह उपहार कर मुक्त होगा? पागल है ना? हालांकि उपहार पर $15,000 की सीमा है। यदि उपहार की कीमत $15,000 से कम है तो आपको IRS को इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह एक गैर कर योग्य घटना के रूप में गिना जाता है। आप सोच सकते हैं, अच्छा है, लेकिन यह वीडियो वास्तव में अमीर लोगों के बारे में है और वे इसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए किस प्रकार अनुकूलन करते हैं। $15,000 आपको रोलेक्स गेम में मुश्किल से ही शामिल कर पाता है। उपहार के मामले में $15,000 अब बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन इसमें और भी बदलाव की गुंजाइश है। 2021 तक अमेरिका में आजीवन उपहार छूट की सीमा $11.7 मिलियन है, बशर्ते प्रत्येक उपहार 15,000 से कम हो। $11.7 मिलियन की कर मुक्त संपत्ति का मतलब है ढेर सारी रोलेक्स घड़ियां। नंबर 10, इसे गोपनीयता के सिक्कों में रखें। क्रिप्टो धन हस्तांतरण और धन सुरक्षा के मामले में खेल को बदल रहा है। यह तथ्य कि आप $1 अरब को एक छड़ी पर रख सकते हैं, उसे अपनी जेब में रख सकते हैं और उसे लेकर सिंगापुर तक उड़ान भर सकते हैं, आश्चर्यजनक है। बिटकॉइन और एथेरियम जैसे भारी विनियमित मुद्राओं में पारदर्शिता लाने, वॉलेट को व्यक्तियों से जोड़ने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं कि सभी लोग अपना उचित हिस्सा अदा कर रहे हैं। वैसे अधिकांश देशों में क्रिप्टो की बिक्री से होने वाले मुनाफे पर केवल 10% कर लगाया जाता है। फिर भी यदि आप उद्योग मूल्य प्रशंसा को ध्यान में रखते हैं तो यह कुछ अन्य परिसंपत्तियों की तुलना में बेहतर रिटर्न देता है। बिटकॉइन पूरी तरह से कानूनी है और यह यही रहेगा, लेकिन इसमें और भी कुछ है। ब्लॉकचेन के उदय ने तकनीकी मुद्राओं की एक नई नस्ल को जन्म दिया है जिसे गोपनीयता सिक्के कहा जाता है। इनका आदान प्रदान, भंडारण और हस्तांतरण पूरी तरह गुमनाम तरीके से किया जा सकता है। गोपनीयता सिक्के अवैध नहीं है, लेकिन उनकी वैधता प्रत्येक क्षेत्राधिकार के अधीन रहती है। इनमें सबसे लोकप्रिय है मोनेरो, डैश और जेट कैश। विश्वास यह है कि एक बार जब आप कानूनी रूप से धन कमा लेते हैं तो आपको अन्य पक्षों की नजरों से बचकर उससे लेन देन करने की अनुमति होनी चाहिए। संख्या 11, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपके पास ऐसी संपत्तियां हैं जिनके बदले आप उधार ले सकते हैं। यहां बताया गया है कि क्यों अधिकांश अमीर लोग बहुत अमीर हैं, लेकिन नकदी के मामले में गरीब हैं। अपने व्यवसाय से नकदी निकालने के लिए आपको उस पैसे पर कर चुकाना पड़ता है, इसलिए अमीर लोग ऐसा करना चुनते हैं। अपना पैसा कभी बाहर न निकालें, इसे स्टॉक या परिसंपत्ति के रूप में ही छोड़ दें। लेकिन ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब आपको किसी प्रकार की नकदी की आवश्यकता होती है। यहीं पर आपके बैंक के साथ संबंध महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अमीर लोग बैंकों में जाते हैं और कहते हैं, देखो मेरे पास कितनी चीजें हैं, कारें, संपत्तियां, शेयर। अगर जरूरत पड़ी तो मैं पैसे के मामले में ठीक हूं, इसलिए मुझे लोन दे दीजिए। बैंक पोर्टफोलियो को देखता है और वे धनी व्यक्तियों को जब भी वे चाहें त्वरित नकदी उपलब्ध कराते हैं। चूंकि तकनीकी रूप से यह उनका ऋण है, यह उनका पैसा नहीं है, इसलिए उन्हें कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसे वापस करना है। यदि यह सब किसी व्यक्तिगत दृष्टिकोण से न होकर कंपनी के माध्यम से हो तो यह पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध पीढ़ियों तक चल सकता है। संख्या 12, दिवालियापन के लिए आवेदन करना। दिवालियापन के लिए आवेदन करना महंगा, थकाऊ और जटिल है, जब तक कि आप बहुत अमीर न हो और यह न जानते हो कि इससे कैसे उबरा जाए। यह प्रक्रिया इस प्रकार काम करती है। मान लीजिए कि आप एक अच्छे वकील हैं और प्रतिवर्ष $2,50,000 कमाते हैं। आपके पास $1 मिलियन का मकान है और आपने $1 मिलियन अतिरिक्त बचाने में भी सफलता प्राप्त की है। आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, इसलिए आप $10 मिलियन का कार्यालय भवन खरीदने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि इससे आपको बहुत पैसा मिलेगा। आप बैंक जाते हैं, $1 मिलियन जमा करते हैं, $9 मिलियन का ऋण लेते हैं और कार्यालय भवन खरीद लेते हैं। 1 वर्ष बाद महामारी फैलती है और आपके सभी किराएदार चले जाते हैं। आप पर अभी भी बैंक का $9 मिलियन बकाया है।
मामले को और भी बदतर बनाने वाली बात यह है कि आपने जो भवन खरीदा है उसकी कीमत केवल $5 मिलियन है, क्योंकि कोई भी कार्यालय भवन नहीं खरीदना चाहता। चूंकि कार्यालय भवन का स्वामित्व एक कंपनी के पास है, इसलिए हमारा वकील अब दिवालियापन के लिए आवेदन कर सकता है। यद्यपि वे उससे कार्यालय भवन छीन लेंगे और उसे बैंक के साथ दोबारा काम करने में बहुत कठिनाई होगी, लेकिन दिवालियापन कानून बैंक को मकान छीनने या उसके वेतन में से कुछ भी हड़पने से रोकता है। गरीब होने और कंगाल होने के बीच यही अंतर है। अमीर लोग कंगाल हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि कागज पर उनकी नेटवर्थ शून्य या ऋणात्मक भी हो सकती है, लेकिन वे कभी गरीब नहीं होंगे। संख्या 13 अपनी नौका को अपना दूसरा घर माने। करों के मामले में एक दिलचस्प अवलोकन यह है, सरकारें घर के मालिकों से प्यार करती हैं और उन अति धनी लोगों से घृणा करती हैं जो फिजूल खर्ची करना पसंद करते हैं। वे वास्तव में इन दिखावटी लोगों पर कर लगाना चाहते हैं। यह वास्तव में ट्रेंड कर रहा है। इस समय इंटरनेट पर हर जगह यही चर्चा है। तो फिर अमीर लोग इससे निपटने के लिए क्या करते हैं? वे बेहतर कर दरें पाने के लिए अपनी नौकाओं को द्वितीय घर बताते हैं। अंततः यह सच है कि जब वे गर्मियों के दौरान माइकोनोस की यात्रा पर जाते हैं तो वे इसे अवकाश गृह के रूप में उपयोग करते हैं। जब तक नाव में सोने, खाना पकाने और शौचालय की सुविधा है, तब तक IRS नाव को दूसरे घर के रूप में मानता है। मोटर होम का उपयोग भी उसी तरह किया जा सकता है। लेकिन कितने सुपर अमीर लोग मोटर होम खरीद रहे हैं? संख्या 14 संपत्ति कर का भुगतान करने से बचने के लिए ट्रस्ट का उपयोग करना। अमीर लोगों के बीच एक अजीब कहावत है जो इस प्रकार है, एक व्यक्ति को तब तक पता नहीं होता है कि उसे किस बात के लिए आभारी होना चाहिए जब तक उसे उस पर कर का भुगतान नहीं करना पड़ता। यदि आप अमीर नहीं हैं तो आप शायद इस बात से अवगत होंगे। यदि आप अमीर हैं और आपकी मृत्यु हो जाती है तो राज्य आपके द्वारा अपने बच्चों को दी जाने वाली संपत्ति पर 45% तक कर लगाता है। इसे संपत्ति कर कहा जाता है। वैसे यहां एक महत्वपूर्ण जानकारी है, यदि आपकी संपत्ति $11.7 मिलियन से अधिक है तो अमेरिका आपको अमीर मानता है। इससे कम मूल्य वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए कोई संपत्ति कर नहीं है, या यह काफी कम है। औसत व्यक्ति के लिए $11.7 मिलियन बहुत बड़ी रकम लग सकती है, लेकिन हम अरबपतियों के क्षेत्र में रह रहे हैं और संभवतः इसी जीवन काल में हमारा पहला खरबपति बनेगा। अभी जिस तरह से मुद्रास्फीति बढ़ रही है, अंततः हर कोई करोड़पति बन जाएगा। राज्य को कर लगाने से बचाने के लिए धनी लोग अपनी संपत्ति को ट्रस्टों के माध्यम से संरचित करते हैं। यदि आप किसी चीज को ट्रस्ट में रखते हैं तो कुछ शर्तों के पूरा होने पर वे आपकी नहीं रह जाती, इसलिए उन्हें अपने बच्चों को सौंपना आपका अधिकार नहीं है। एक बार जब संपत्ति ट्रस्ट में रख दी जाती है तो वह उत्तराधिकार कर के प्रयोजनों के लिए किसी की भी संपत्ति के दायरे से बाहर हो जाती है। यह आपको अपनी सारी संपत्ति अपने बच्चे के नाम पर रखने से भी बचाता है, क्योंकि यदि वे चाहें तो इसे आसानी से खर्च कर सकते हैं। इसलिए जब तक आप जीवित हैं, नियंत्रण आपके पास ही रहेगा। आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे नियम भी बना सकते हैं, जहां आपके बच्चों को कुछ शर्तों के तहत ट्रस्ट में मौजूद परिसंपत्तियों तक धीरे धीरे पहुंच मिलेगी, जैसे कि जब वे 25 वर्ष के हो जाएं या स्कूल से स्नातक हो जाएं। संख्या 15 नकदी आय से अधिक मूल्य के लिए कागज पर परिसंपत्तियों का मूल्य ह्रास करना। लेखांकन धन की भाषा है, इसलिए यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप इसे बोलना सीखें या कम से कम इसे समझें। सरल शब्दों में, मूल्य ह्रास एक कटौती है जो किसी व्यवसाय को उसके द्वारा खरीदे गए निवेश की लागत को बट्टे खाते में डालने में सक्षम बनाती है, चाहे वह कार हो, मशीन हो आदि। यह निवेश की पूरी अवधि के लिए फैला हुआ है। संपत्ति की लागत के लिए कटौती को फैलाने के पीछे का कारण यह है कि व्यवसाय को संपत्ति के जीवन के अंत में उसे बदलने की स्थिति में लाया जा सके। अब मान लीजिए कि आप $10 मिलियन में एक फैक्ट्री खरीदते हैं और उसका उपयोग अगले 10 वर्षों तक बदसूरत दिखने वाले फेस शील्ड बनाने के लिए करना चाहते हैं। लेखांकन के दृष्टिकोण से हर वर्ष कारखाने का मूल्य $1 मिलियन कम हो जाएगा। यदि आप अपने फेस शील्ड्स की बिक्री से प्रति वर्ष $1 मिलियन से कम कमाते हैं तो कर लगाने के लिए कोई लाभ नहीं बचता। उपकरण,
वाहन और यहां तक कि कार्यालयों का भी लेखांकन दृष्टिकोण से मूल्यह्रास किया जा सकता है, जिससे आप कम से कम कर का भुगतान कर सकेंगे। यदि लोगों को पता हो कि अपने पैसे का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए, तो उनका व्यवसाय अधिक तेजी से बढ़ेगा, जिससे वे अधिक लोगों को नौकरी पर रख सकेंगे और बेहतर उत्पाद बना सकेंगे। आप पर कानूनी रूप से अपेक्षित कर से अधिक कर चुकाने का कोई दायित्व नहीं है। कराधान का उद्देश्य गरीबों की मदद करना था, लेकिन चूंकि सब कुछ निजीकृत है और लाभ के लिए अनुकूलित है, इसलिए यह उस तरह से काम नहीं करता है जैसा कि इसका उद्देश्य था। हमारे पास दुनिया भर से बड़ी संख्या में लोग आते हैं, इसलिए हम यह जानने के लिए उत्सुक हैं, आप अपने देश में कितने प्रतिशत कर का भुगतान करते हैं? हमें टिप्पणियों में बताएं। यह निश्चित रूप से एक दिलचस्प बातचीत होगी। आप में से जिन लोगों ने रविवार को करों पर एक वीडियो को अंत तक देखने के लिए समय निकालने का फैसला किया है, उनके लिए निश्चित रूप से एक बोनस इंतजार कर रहा है। बोनस अकुशलता के कारण कर अधिक हैं। वास्तव में हर कोई अपना हिस्सा देना चाहता है। समस्या उन करों के प्रबंधन और कितना भुगतान किया जाना चाहिए, इस संबंध में भिन्नता को लेकर उत्पन्न होती है। जब आपकी सरकार आपके लाभ के लिए करों का उपयोग नहीं करती है, तो आप करों का भुगतान नहीं करना चाहते हैं। यही कारण है कि स्विट्जरलैंड के लोग वास्तव में उच्च स्तर के करों से संतुष्ट हैं, क्योंकि सरकार योगदान के साथ वही करती है जो सरकार को करना चाहिए। शिक्षा निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण है। अस्पताल निःशुल्क और आधुनिकतम है। पर्यावरण स्वच्छ और समृद्ध है तथा कुल मिलाकर जनसंख्या काफी खुश है। इसकी तुलना भ्रष्ट सरकारों द्वारा आपके पैसे खर्च करने के तरीके से करें। रिश्वत, सड़कें, भ्रष्ट व्यवस्था, ये सब आपका मनोबल तोड़ देता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपके साथ छल किया जा रहा है। यह 2021 है। हमारे पास अद्भुत तकनीक उपलब्ध है। हम अपनी स्क्रीन पर एक ऐप के माध्यम से यह क्यों नहीं चुन सकते कि हमारा पैसा कहां जाए? बेशक इसका एक हिस्सा सैन्य, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर खर्च किया जाना चाहिए, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा कहां जाता है? आप अपने संसाधनों को अपने पड़ोस के स्कूल में लगाने या अपने शहर की सड़कों की मरम्मत करने का विकल्प क्यों नहीं चुन सकते? यही कारण है कि हमारा मानना है कि ब्लॉकचेन का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इससे आपकी ओर से निर्णय लेने के लिए बिचौलियों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। एक स्मार्ट अनुबंध लिखा जा सकता है जिसमें आपकी आय का एक छोटा प्रतिशत स्वचालित रूप से उन उद्देश्यों के लिए दिया जाएगा जिनकी आपको परवाह है, तथा वह भी पूरी पारदर्शिता और नियंत्रण के साथ। आपकी सरकार कितना पैसा बर्बाद कर रही है? कितने लोग केवल कागजों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक पहुंचाने के लिए कार्यरत हैं? हम इसके स्वचालित होने का इंतजार नहीं कर सकते। हमें नेताओं और पारदर्शी प्रौद्योगिकी की अधिक आवश्यकता है, न कि राजनेताओं और सरकारों की जो व्यवधान पैदा करने के लिए तैयार हैं। इस दशक में हम जिस तरह से कर अदा करते हैं वह बदल जाएगा और हम इस प्रणाली के पूरी तरह से अनुकूलित होने का इंतजार नहीं कर सकते।